सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या। क्या समझना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो है इसके बहुत सारे प्रकार है। वास्तविक संख्या में ही क्या सब आते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सब इसी में आएगा। इसके सारे सारे क्या है? ये सब प्रकार है, जिसमें पहला आ जाता है प्राकृतिक संख्या को लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं जी? एक से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। गिनती शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके जहां तक जाएगा इत्यादि, यानी ये यहाँ से जितना तक जाएगा वो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा जी? प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। जैसे 5 हो गया, 5 क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। 4 क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ऐसे ही इसका एक और भाग है जिसका नाम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं, शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं गिनती की संख्या में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में ही अगर शुरू में शून्य मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे गिनती 1 से शुरू करते हैं, अगर शुरू में क्या मिला दिए? शून्य मिला दिए, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ से जितना भी आएगा ये सब क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसके बाद आता है क्या? पूर्णांक संख्या एक आ जाता है। पूर्णांक संख्या, देखो पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, ये सारा संख्या जो है किसमें आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में। और धनात्मक संख्या भी पूर्णांक संख्या में आएगा और ऋणात्मक संख्या भी। जैसे देखो पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, माइनस में भी आएगा, जैसे -5 -4 -3 -2 -1, ये सारे क्या है? क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। और इसके साथ साथ 0 जो है ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या। और इसके बाद अंक धनात्मक में जो होगा 1 2 3 4, ये सब भी क्या कहलाएगा? मतलब इधर भी इत्यादि है, आगे तक होगा, इधर भी इत्यादि आगे तक जितना जाएगा। शून्य भी होगा इसमें। ये सारे चीज यानी शून्य भी और धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी, सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। समझ गया प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। इसके बाद आता है सम संख्या। किसे कहते हैं? क्या आएगा? सम संख्या। तो सम संख्या किसको कहते हैं? कोई बताओ। और एक आता है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जिसमें 2 से भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो 2 से क्या सब कट रहा है? 2 से 2 कट रहा है, 1 कट रहा है, 1 नहीं, तो 1 नहीं होगा सम संख्या। 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, इसके बाद 6 कट रहा है, 8 कट रहा है, 10 कट रहा है, ऐसे जो संख्या जाएगा ये सब क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। सम संख्या कहलाएगा। यानी 2 से अगर कट रहा है तो सम संख्या, अगर नहीं कट रहा है तो विषम संख्या। इसके बाद आता है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे देखो 1 कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है, नहीं तो ये क्या कहलाएगा? विषम संख्या। 2 कट रहा है तो 2 कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा विषम संख्या। 3 नहीं कट रहा है तो ये क्या होगा? विषम संख्या होगा। 3 के बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 11, ऐसे करके जो संख्या आएगा इसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। समझा? देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या 1 से पहले अगर शून्य मिला देते हैं, यानी जब प्राकृतिक संख्या में शून्य मिलाने पर क्या बनती है? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसमें माइनस में भी संख्या होगा और प्लस में भी होगा, इसके साथ साथ 0 भी होगा, ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। अब आता है क्या? सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से कट जाए। जैसे देखो 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, 6 8 10 12, ऐसे करके ये सब संख्या कट रहा है तो इसको क्या कहेंगे? सम संख्या।
और जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या, 2 से अगर भाग नहीं लगता है तो विषम संख्या कहते हैं। समझ गया। इसके बाद एक आता है, बोलो और कोई संख्या, और कौन सा संख्या आता है? भाज्य संख्या आएगा। एक आएगा सबसे पहले अभाज्य संख्या, समझ लो क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो और दोनों का क्या होना चाहिए, एक से भी कटना चाहिए और अपने आप से भी कटना चाहिए, और इसमें दो अलग अलग गुणनखंड भी होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो तथा इसके दो अलग अलग गुणनखंड हो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे देखो, एक अपने आप से भी खा रहा है, एक से भी खा रहा है और अपने आप से भी खा रहा है, तो बताओ ये अभाज्य संख्या कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग गुणनखंड है नहीं है, दोनों एक ही गुणनखंड आ जा रहा है, इसीलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या का कहने का मतलब होता है कि दो अलग अलग गुणनखंड भी होना चाहिए। जैसे देखो, दो हो गया, दो एक से खा रहा है ना, दो से भी खा रहा है, इसका देखो दोनों अलग अलग गुणनखंड है ना, ये एक है ये दो है, मतलब एक तो होना ही है। अभाज्य संख्या का मतलब एक होगा ही है, लेकिन दूसरा जो है और कोई संख्या आएगा, एक नहीं आएगा, जिसको कहेंगे वही संख्या आएगा, इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। मतलब एक और अपने आप से विभाजित होगा तथा दो अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। बता क्या सब कहलाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो कहलाएगा, इसके बाद तीन कहलाएगा अभाज्य संख्या, तीन कहलाएगा, चार कहलाएगा नहीं कहलाएगा, पांच कहलाएगा, सात कहलाएगा, इसके बाद नौ कहलाएगा, नौ नहीं होगा, क्योंकि नौ जो है ये एक से भी खा रहा है, तीन से भी खा रहा है, नौ से भी खा रहा है, मतलब तीन हो गया, तो तीन तो नहीं होना चाहिए, दो ही अभाज्य गुणनखंड होगा तो ही होगा क्या क्या होगा अभाज्य संख्या। तो बता, दो हो गया, तीन हो गया, पांच, सात, इसके बाद क्या होगा 11, 13, 15 होगा, 15 नहीं होगा, 15 तीन से भी कट रहा है, पांच से भी कट रहा है तो नहीं होगा, और एक से भी कट रहा है, इसमें क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से खाए और अपने आप से खाए तथा एक और अलग गुणनखंड से कोई संख्या से खाए, मतलब एक से भी कटना चाहिए और जो संख्या होगा वो खुद से भी कटना चाहिए और इसके साथ साथ एक और कोई संख्या से कटना चाहिए। जैसे बताओ, एक जो होता है, एक से तो कट रहा है, तो खुद से भी कट रहा है, लेकिन अलग अलग तीनों गुणनखंड क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो तीन, ऐसे समझो सीधा भाज्य संख्या को, तीन संख्या से खाए और तीनों अलग अलग संख्या हो, कम से कम तीन, ज्यादा जितना हो सकता है, ज्यादा जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होगा? तीन संख्या होना चाहिए अलग अलग। जैसे देखो, दो जो है, दो एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और कोई संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद क्या आ सकता है? चार, देखो तीन भी नहीं कट रहा है, चार में देखो तो एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और चार से भी कट रहा है, तो तीन संख्या से कट रहा है कम से कम, और तीनों क्या है? अलग अलग संख्या है, एक, दो और चार, इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी? भाज्य संख्या कहेंगे, इसको कहेंगे भाज्य संख्या। तो बताओ, भाज्य संख्या में कम से कम कितना अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए? तीन, कम से कम तीन अलग अलग गुणनखंड। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार कहलाएगा। इसके बाद 6 आ जाएगा, 6 देखो एक से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से, 3 से, यानी कम से कम तीन है ना, तो कम से कम तीन होना चाहिए, ज्यादा जितना हो सकता है। ये हो गया 4, 6 और बोलो क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा, 9 भी होगा, एक से, तीन से और 9 से कट रहा है ना, ये भी क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद 10, ऐसे संख्या को क्या कहेंगे जी? भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आया? भाज्य संख्या क्या है? कि जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और कोई और संख्या से भी कटना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। कम से कम कितना अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए? तीन, कम से कम तीन अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए, तभी इसको कहेंगे भाज्य संख्या। अब एक आता है धनात्मक संख्या, किसको कहते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या आ गया, किसको कहते हैं जल्दी बताओ? धनात्मक संख्या। इसके बाद एक आएगा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या उसको कहेंगे जिसे हम धन चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं, जैसे प्लस में लिखा हो, अगर प्लस में लिखा हो तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक। जैसे प्लस में एक हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं? धनात्मक संख्या होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, चार, ये सब प्लस में है तो क्या कहलाएगा? धनात्मक संख्या। जो माइनस में होगा, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरीके की संख्या को क्या कहेंगे? ऋणात्मक।
अगर प्लस में होगा तो उसको धनात्मक संख्या, और माइनस में होगा तो ऋणात्मक संख्या। तो ये था संख्या का जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। चलो यहाँ से बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? एकदम होगा। देखो जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्या है कि नहीं? होगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, समझ गया? अब बता, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें शून्य हो रहा है, इसमें शून्य नहीं हो रहा है, ये शून्य नहीं होगा, इसीलिए जो है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। समझ में आया? इसके बाद पूछा जाएगा, क्या पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होती है? क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? होती है। जितना भी पूर्ण संख्या है, देखो पूर्णांक में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं जी? देखो ना, जितना भी प्राकृतिक संख्या सब पूर्णांक में आ रहा है कि नहीं? तो क्या कहलाएगा? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। समझ गया? अब इसके बाद पूछा जाएगा, बताओ क्या सभी सम संख्या पूर्णांक संख्या होगा? सम संख्या भी पूर्णांक संख्या होगा। जितना भी सम संख्या है ये तो पूर्णांक में आता ही है। पूर्णांक का मतलब सब संख्या आ जाता है, माइनस में भी, प्लस में भी और जीरो भी आ जाएगा। तो समझ गया? इतना था। अब इसके बाद आता है क्या कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय किसको कहते हैं ये समझना है। मिटा दे इसको। तो बताओ परिमेय संख्या किसको कहते हैं? अभी जितना भी संख्या बताए ये सब संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय का ही भाग है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के भाग में ही ये सारा आ जाता है, और ये खास करके किसमें आता है? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या के ये प्रकार था, जितना बेबी बताए किसका प्रकार था? परिमेय संख्या का प्रकार था। देखो वास्तविक संख्या जो है इसको दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में? दो भागों में। वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा गया। एक को कहा गया क्या? परिमेय संख्या। एक को कहा गया अपरिमेय संख्या। एक को परिमेय संख्या और दूसरा को अपरिमेय संख्या कहा गया। अब परिमेय देखो, अपरिमेय तो यहीं पर आ जाएगा, जैसे √3 हो गया, क्या हो गया? √5, √7, 3.4, 5, 2 ऐसे डॉट डॉट लगा है, अलग अलग संख्या आधा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या आएगा कि नहीं? तो और 3√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ये सारा जितना भी लिखे ये क्या है? अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय में किसको बांटा गया है? वास्तविक संख्या को। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है? होता है, क्योंकि ये परिमेय जो है किसका भाग है? इसी से तो निकला है। वास्तविक संख्या से क्या है? निकला है परिमेय संख्या। इसीलिए परिमेय संख्या जितना भी होगा सब वास्तविक संख्या हो सकती है। तो बताओ क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? होगा। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा? होगा, क्योंकि ये भी तो इसी से निकला है ना। तो जितना भी परिमेय या अपरिमेय संख्या है सब कौन सा संख्या होगा? वास्तविक संख्या। अब बताओ सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा? नहीं, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जैसे देखो √3 भी तो वास्तविक है, ये परिमेय है? नहीं है। तो सभी वास्तविक परिमेय नहीं हो सकती है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय भी नहीं हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। समझ में आया? अब देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या हो? Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं हो। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q ≠ 0 हो, मतलब Q का मान जो है, ये Q का मान जो है बटे में जो होता है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। समझ में आया? तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे देखो
एक जो है 1/2 बटे में है ना, क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। 3/5 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और 4/2 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब बताओ ऐसे ही रहेगा 3.5 रहेगा तब पर भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम पॉइंट को अगर ऊपर हटाते हैं, जब एक आकर के एक अंक है तो 0 आ जाता है। ये भी तो बटे में आ गया। क्या है ये? परिमेय संख्या। और ऐसे ही 3.246 रहे तो यह बताइए क्या कहलाएगा? अगर यहाँ पर रुक गया है तो परिमेय कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही हम पॉइंट को हटाए एक आएगा, 3 अंक है तो 3 0 आ गया ना बटे में। ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। समझ गया? अब देखो परिमेय संख्या में ये सब हो गया। इसके बाद ऐसे भी पूछा जाता है, क्या 0.5 पर अपवर्तक है? समझ गया? 0.5 पर आवर्ती लगा है तो ये बताओ क्या कहलाएगा? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय कहलाएगा, क्योंकि इसको हटाते हैं जब, देखो इसको अगर आवर्ती को हटाते हैं तो 9 आता है। समझ गया? तो 5/9 आ गया कि नहीं? ये भी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर आवर्ती किसी भी संख्या पे लगा हो तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे देखो 3.564 और तीनों पे आवर्ती लगा है, तब इसको क्या बोल देंगे? डायरेक्ट परिमेय संख्या। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। इसीलिए क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक और पूछ सकता है, पूछेगा बताओ 0.3333 ऐसे डॉट लगा है, परिमेय है? को परिमेय है? परिमेय है। को क्यों परिमेय है? क्योंकि 0 है ना, 0.3 ही तो दोहरा रहा है। और 3 संख्या एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसी संख्या को तो हम लोग लिखते हैं। अगर 3 हर एक बार आ रहा है तो 3 लिख देते हैं। 3 ही आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है तो 3 पे ऐसे रेकरिंग लगा देते हैं। लगाते हैं कि नहीं? जो संख्या बार बार दोहराता है उसको एक जगह करके ऐसे सबको समेट के एक जगह ऊपर से क्या लगा देते हैं? आवर्ती लगा देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? अब बताओ ऐसे आ गया तो ऐसे परिमेय संख्या है कि नहीं? ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, जितना भी रहेगा। अब तुम लोग बताओ 0.32 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। 0.54 पर आवर्ती, सिर्फ 4 पर आवर्ती लगा है, बताओ क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। देख लेंगे तो इसको हटा के बटे में आ जाता है कि नहीं? ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अब यहाँ से एक आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। ये 22/7 परिमेय संख्या है। तो पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अब यहाँ से पूछा जाएगा, बताओ √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय। √7 ऐसे डॉट डॉट लगा है, लेकिन अलग अलग संख्या हो तो अपरिमेय। 3√2 अपरिमेय। पाई भी क्या है? अपरिमेय। समझ गया? देखो पाई का मान सही से निकाला जाए ना, अगर 22/7 होता है ना, इसको सही से निकालते हैं ना, 3.14 और बहुत सारी संख्या आता है, अनंत तक आता है, जिसको अभी तक करोड़ों से अधिक संख्या चल गया इधर पॉइंट के बाद। समझ गया? जिसको गिनती नहीं कर सकते, इतना संख्या तक हो गया, अनगिनत संख्या। तो उतना लिखेंगे? नहीं लिखते हैं। इसीलिए इसको अनंत तक है, कोई संख्या नहीं मिला है कि शांत दशमलव है। इसीलिए इसको क्या करते हैं? 3.14 लेते हैं, यही 3 अंक को लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक तक लेते हैं, जिसको हम लोग हिसाब को बनाते हैं। अगर कहीं पे कहा जाए पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, तब इसको लेकर के हिसाब को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो पाई का मान 3.14 क्यों आया? समझ में आ गया? क्योंकि अनंत संख्या तक है, उसको हम लोग नहीं लिख सकते, जितना उतना संख्या है। समझ गया? उतना संख्या है, इसीलिए उतना को नहीं लिख पाते हैं, तो शॉर्ट में इतना ही लिखा गया है। पाई का मान कितना होता है वैसे? 22/7। 22 में 7 से भागा देने पर ही ये आता है। समझ गया? तो 22/7 आता है। तो बताओ पाई का मान क्या है? परिमेय या अपरिमेय? परिमेय संख्या। और पाई जो है ये क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ गया? अब देखो अपरिमेय संख्या में मतलब 3.4256 ऐसे लगाओ तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है, बताओ तो? नहीं दोहरा रहा, अलग अलग संख्या आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब एक और संख्या बताते हैं, बताओ 2.42425555 ऐसे लगा है। अब बताइए परिमेय है कि अपरिमेय? क्या है? परिमेय है। कैसे? कहो कैसे?
देखो 2.42 तो है, फिर 4 2 तो है, लेकिन ये नहीं दोहरा रहा है, ये तो नहीं दोहरा है, लेकिन ये संख्या तो बार बार दोहरा रहा है। देखो तो खाली 5 आ रहा है, तो हम 5 पर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताइए आ गया ऐसे तो क्या कहेंगे इसको? परिमेय संख्या। ये परिमेय कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? परिमेय। और परिमेय नहीं, परिमेय कहलाएगा, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद इसी में एक 1.4 जब बनाएगा, इसमें कौन सा संख्या आ जाएगा? शांत दशमलव किसको कहते हैं? और दूसरा अशांत दशमलव। शांत और अशांत। शांत दशमलव किसको कहेंगे? बताओ कोई। अगर उसके अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 और 5 रहे, तो उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। अगर देखो शांत दशमलव कब कहते हैं? जब जैसे 8/4 है, 8/4 है, इसमें देखेंगे ये अंश कहलाता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला ये क्या कहलाता है? हर कहलाता है। यानी अंश बटे क्या है? हर है। अगर हर में, हर ये 4 है ना, हर की अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड मतलब तोड़ के लिखने पर, अगर सिर्फ 2 आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 2 आएगा, यानी 2 पर पावर m लिखते हैं, n कुछ भी लिख सकते हो। अगर सिर्फ 2 आएगा तब क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। जब 2 आएगा तो शांत कहलाएगा। ऐसे देखो दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। दशमलव को कितने भागों में बांटा गया है जी? 2 भागों में बांटा गया है। जैसे देखो दशमलव, दशमलव संख्या जो है इसको 2 भाग में बांटा गया। एक को क्या कहा गया? शांत दशमलव। एक को कहा गया, एक को कहा गया अशांत दशमलव। शांत किसको कहेंगे? जो शांत हो जाए, जाते जाते रुक जाए, उसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव। जो अशांत है, मतलब जाते जाते रुके ही नहीं, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है अनंत तक, उसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। जैसे बताओ 8 में 4 से भागा देते हैं, ये 4 कितना बार में कट जाता है? 2 बार में 8 कट गया। ये कैसा दशमलव कहलाएगा? शांत दशमलव। और यहाँ पे देखो 3 में अगर 5 से भागा दे रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा कि नहीं? ये कट जाएगा। जैसे देखो 5 से कटाएंगे 0.10 आएगा, 6 बार में कट जाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? 30 बार में कट रहा है, 6 बार में, ये भी क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। अगर कट रहा है तो शांत दशमलव, जब नहीं कटेगा तब क्या कहलाएगा? अशांत। जैसे देखो 22/7 लेते हैं, 22 में 7 से भगा देते हैं, बताओ कितना बार में खाएगा? 7 या 21 खाएगा, 1 बचेगा, कट गया। कट गया कि नहीं? अब नहीं खाएगा तो पॉइंट देते हैं, पॉइंट के बाद क्या उतारते हैं? 0। अब 7 से फिर कितना बार में खाएगा? 1 बार में। कितना आएगा? कितना आएगा जी? 7। 3 बचेगा, फिर नहीं खाएगा, पॉइंट के बाद 0 देते जाते हैं कि नहीं? 0 देंगे। फिर 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 दूना 14, फिर खाएगा, फिर 6 बचेगा, फिर 0 आएगा, 8 7 56 खाएगा, 4 बचेगा। ऐसे हम लेते जाएंगे ना, कभी नहीं कटेगा। ये कभी भी नहीं कटेगा। ऐसे संख्या जाते रहेगा अनंत तक, कभी नहीं कटेगा। तब इसको क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। अगर ना कटे तो अशांत दशमलव, अगर कट जाए तो शांत दशमलव। समझ में आया? अब देखो, अब कैसे हम पहचानेंगे? कोई भी जैसे देगा, ऐसे बटे में दे देगा संख्या, कहेगा ये बताइए शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। इसको पहचानने के नियम है, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में, हर का अभाज्य गुणनखंड में यदि क्या सब आता है? सिर्फ 2 आएगा गुणनखंड करने पर, तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। अगर सिर्फ 2 आएगा तो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। अगर सिर्फ 5 आएगा तो क्या कहलाएगा? अगर सिर्फ 5 आएगा तो भी क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। सिर्फ 2 आए तो उसके शांत दशमलव, सिर्फ 5 आए तो शांत दशमलव। अगर 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तब क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। समझ में आया? सिर्फ 2 आए तो शांत, सिर्फ 5 आए तो शांत, सिर्फ 2 और 5 दोनों आ जाए तो शांत। लेकिन ये दोनों आएगा, लेकिन और कोई संख्या आ जाए अलग से, तब उसको अशांत। जैसे 2 भी आएगा, इधर 5 भी आ सकता है, आएगा कि नहीं? कोई संख्या और भी आ जाए, 3 भी आ जाए,
3 भी आ जाए तब क्या कहलाएगा, ये अशांत कहलाएगा। या तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया तो भी क्या कहलाएगा, अशांत। जब 2 आ गया तो 3 आ गया, क्या कहलाएगा, अशांत। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ हो भी आ जाए तो क्या बोल देंगे, डायरेक्ट अशांत है। और जब 2 और 5 के अलावा कुछ संख्या नहीं आ रहा तब शांत। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस नियम को यदि लागू करते हैं कभी कभी गलत भी हो जाएगा छोटा हिसाब में। अगर छोटा हिसाब रहे तो उसमें क्या करना है, कटा के भी देख लेना सही में शांत है कि नहीं। जैसे बताओ यहाँ पे क्या लेते हैं, 36 लेते हैं, क्या लेते हैं, 36/6 लेते हैं। वैसे देखने में तो 36/6 लिए। अब बताओ तो इसका हर का भाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 6 है ना हर। तो हर का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 × 3। देखने से क्या लगता है बताओ तो, अशांत दशमलव है, लग रहा है कि नहीं। लेकिन ये शांत दशमलव है, भगा देने पर कट जाता है कि नहीं 6 बार में, देखो तो क्या कहलाएगा, शांत। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ संख्याएं ये नियम लागू नहीं होता है, अधिकतर में ये होता है अगर छोटा संख्या रहे तो उसमें भाग दे करके क्या करना है, देख लेना है कट रहा है कि नहीं, समझ गया। अब यहाँ पर ये होता है 1.1 से लेकर के 1.1 से लेकर के कहाँ तक 1.4 तक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इतना ही फार्मूला से एक फार्मूला लगेगा यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। अब क्या समझना है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन पूछा जाएगा। यूक्लिड विभाजन क्या, यूक्लिड विभाजन क्या पूछा जाएगा, एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तब देखो कैसे बनाना है, 1.1 में हिसाब निकालते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 में क्या कहता है क्वेश्चन, बताओ। देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले इसको समझो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जब हम किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो वहां पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन और क्या रहता है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही अगर देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर हम बार बार दोहराते हैं तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं प्रमेयिका। क्या लिख सकते हैं, प्रमेयिका। देखो ये प्रमेयिका जो है काय वैसे कर रहा है, देखो ये प्रेमिका से क्या लिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ही लिया गया है एल्गोरिथम को। इसीलिए इसके जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र कहता है ए बराबर क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। तो ये क्या कहाँ पर लागू होगा जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ जहाँ क्या होता है पता है, जहाँ जीरो जो होता है, जीरो समझ गया, या ऐसे लिख सकते हैं आर का मान जो होता है ये क्या होता है, या तो यहाँ पे देख सकते हैं आर का मान यहाँ पे लिखा गया है। जहाँ देखो जीरो जो होगा ये आर से, या तो आर के बराबर, आर का मान जो है या तो जीरो के बराबर, जब बराबर भी आ सकता है या तो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा नहीं आएगा। कभी भी आर का मान जीरो से छोटा नहीं आएगा। आर मतलब शेषफल, शेषफल जो है कभी भी जीरो से छोटा नहीं आएगा, मतलब माइनस में नहीं आएगा, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ी संख्या आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और ये चीज ये भी याद रखो, आर से बड़ी ही होता है हमेशा बी का मान। बी का मान क्या होता है, आर से बड़ा, यानी जीरो से बड़ा होगा आर का मान, या तो जीरो के बराबर आएगा भाग देने पर, और आर जो बचेगा शेषफल वो बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आर का मान बी से छोटा होता है, यानी बी जो होता है आर से क्या होता है, बड़ा। जैसे देखो 8 में हम अगर 3 से भाग दे रहे हैं, कितना भागा दे रहे हैं, 3 से, तो बताओ 3 से अगर कटाएंगे तो कितना बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा, 6 आएगा। कितना बता यहाँ पे 2। इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं।
और इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसको कहते हैं भाजक। और इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। कहते हैं ना, इसको कहते हैं क्या? भागफल कहते हैं। भाज्य कहते हैं, भाजक कहते हैं और भागफल। और जो नीचे में बच गया यहाँ पे कोई संख्या, इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं या शेष कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? देखो, भाज्य को ही हम लोग जो अभी आगे यहाँ पे बनाएंगे, भाज्य को ही कहा जाता है क्या? भाज्य को ही कहा जाता है पी एक्स। क्या कहा जाता है? पी एक्स कहा जाता है। और भाज्य को ही पी एक्स कहा जाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ए भी बोलते हैं। इसमें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, या तो ऐसे सीधा समझ लो, इसको कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। भाजक को बी कहते हैं और भागफल को क्यू कहते हैं, है कि नहीं? शेषफल को आर कहते हैं, है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी, भाज्य बराबर पी एक्स, ऐसे लिखते हैं कहीं कहीं। पी एक्स को हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं भाज्य। समझ गया? ये सूत्र कहता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, है ना? ये भी सूत्र है। लेकिन यहाँ पर जो बनाएंगे इसको बोलेंगे भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। यानी जो है हम लोग लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल। भाज्य बराबर भागफल गुना, नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या होगा? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। समझ गया? तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल आएगा। किसका सूत्र है ये? भाज्य बराबर। समझ गया? भागा का। इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इस सूत्र में लिखे ना तो लिखेंगे ए बराबर भाजक को बी से सूचित करते हैं गुना भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस क्या लिखते हैं? आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, इतना लिखते हैं। अब यहाँ से देखो, यही सूत्र यहाँ पर बनेगा। इसी सूत्र पे हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। चलो इसको समझ लो, पहले क्या समझना है, एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, फिर इसको समझना है। देखो ये सूत्र है। अब यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है? 12 है, और यहाँ पे चलो एक बड़ा ही लेता है, जैसे 120 है, और एक संख्या लेंगे 120 और दूसरा संख्या का लिख देते हैं 120 और 40। 120 और 40 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 120 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो, जो भी संख्या होगा, इसमें दो संख्या है, तो बड़ा वाला संख्या जो होगा उसको क्या मानते हैं? ए मानते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना ए बराबर कितना मानेंगे? 120। दोनों में जो बड़का संख्या होगा उसको क्या कहेंगे जी? ए कहेंगे। और जो छोटा संख्या होगा उसको बी कहते हैं। कितना है? 40। तो ए मिल गया और बी मिल गया। समझ में आया? तो ए बराबर 120, बी बराबर 40। तो ये सूत्र लगाएंगे एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि बना रहे हैं हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या? तो एल्गोरिथम से, या तो ये कहाँ से निकला है? प्रमेयिका से निकला है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये सूत्र क्या कहता है बताओ तो? ये सूत्र कहता है ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बताओ, ए का मान दिया है, ऐसे ही बनाएंगे। ए का मान दिया है, कितना है? 120 बराबर बी का मान कितना है? 40। और क्यू को क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं ना, मतलब गुना में है ना। तो देखो भाज्य बराबर, देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल है। तो भाज्य का मान दिया 120, भाजक का भी 40 दिया है, बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। क्यू का मान कितना आएगा ये समझो। क्यू का मान वही आएगा 40 से पर हो, 40 से इसमें कट ऑफ कितना बार में कट जाता है? या तो कट जाएगा या तो नहीं भी कट सकता है। अगर कटेगा तो यहाँ पे जितना बार में कटेगा तो बताओ कितना बार में कट जाएगा? 40 को यदि 3 बार पढ़ते हैं तो 120 हो जाता है। कितना हो जाता है? 120। तो 40 को 3 बार पढ़े तो 120 कट गया ना, तो प्लस है प्लस, शेषफल कितना बचा? आर को शेषफल कहते हैं ना, तो शेषफल कितना बचा? 0। देखो ये क्या हो रहा है? 40 से ये क्या हो रहा है? कट रहा है। 40 को 3 बार पढ़े थे, पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा। जब शेषफल 0 बच गया तो क्या हो गया? हिसाब यहीं पे बन गया। तो लिखना है यहाँ पे
आर बराबर कितना आया जल्दी बताओ, 0। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक, भाजक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना, देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, b को भाजक कहते हैं ना, b का मान कितना है 40, जितना से कटेगा लास्ट में, यहाँ अंतिम भाजक कितना आया है 40, यहाँ अंतिम भाजक 40 आने पर, यहाँ अंतिम भाजक 40 आने पर शेष फल कितना बचा, शेष फल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, शेष फल 0 प्राप्त होता है। इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 40, जिससे कटा है भाजक जितना आया वही क्या होगा HCF होगा। इधर समझो कितना होगा 40 होगा, कि नहीं। चलो एक और कोई संख्या लेते हैं जो न कटता हो, जो थोड़ा 1-2 लाइन के बाद कटे उसको लिखते हैं। जैसे देखो चलो 1 नंबर का देखो, 1 नंबर में कितना है 135 और 1.1 में 1 नंबर का हिसाब है 135 और कितना का निकलना है 225। 1.1 का क्या है हिसाब है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो क्या करना है, देखो इसमें जो बड़ी संख्या होगा उसको क्या मानेंगे, जो छोटी संख्या होगा उसको बी मानेंगे। तो बताओ a बराबर क्या लिखे यहाँ पे, माना a बराबर कितना 225, माना a बराबर 225 और b का मान कितना होगा 135, जो छोटा है b का मान, तो इसका मान क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं, हल्ला बंद करो, देखो ना, देखो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान कितना है 225, b का मान कितना है 135। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या कहता है सूत्र बताओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर है यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे a का मान कितना दिया है तो 225 बराबर b का मान कितना है 135 गुना q का मान देखो कहाँ से आएगा, 135 को गुना करो, इससे ज्यादा नहीं जाना है, या तो कट जाएगा या तो इससे कम ही। जैसे देखो 225 है, 225 है, इसमें 135 से भागा देते हैं ना, 135 से भागा दो, कितना बार में खाएगा, एक बार में खाएगा। 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270 होगा, ज्यादा हो जाएगा। एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ने पर कितना आता है 135, घटाया तो कितना बचा 0, 12 में से 1 पे चलो 12 में 3 गया, 9 कट गया, 90 बचाना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल, यानी 225 बराबर 135 था, 135 गुना किसको करते हैं, एक बार में पढ़े हैं 135 को एक बार गुना किए, देखो 135 गुना 1 135। अब ये 135 जो आया इसमें से इसको क्या करेंगे घटा के देखेंगे, इसको दोनों को गुना करने पर जितना होगा उसको इस संख्या में से क्या करेंगे घटा के देखेंगे, जितना बचेगा वहां पे जोड़ में लिखेंगे शेषफल। ये दोनों को गुना करने पर इसमें से 225 में से घटाने पर कितना बचा 90 बचा, तो 90 क्या हो गया इसका शेषफल। अब बताओ आर का मान यहाँ पे 0 आया नहीं आया, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा दे करके लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर अब क्या करते हैं, देखो यही 135 को ही भाज्य है ना, भाज्य के बगल में भाजक है, तो भाजक को यहाँ पे भाज्य की जगह पे लिख लेना है, 135 को यहाँ पे लिख लिए, बराबर है बराबर, ये लास्ट में जितना है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। जैसे देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 90 रहते 135 इसके बगल में आता है, अब इससे खिलाते हैं, फिर जितना बार में खाएगा, कितना बार में खाता, एक बार में खाता है, एक बार में, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाता है, तो 90 हुआ, इसमें से घटाओ 5 के 5 13 में से 9 गया 4 45 बचा। तो ऐसे ही देखेंगे, देखो 100 यहाँ पे 135 यहाँ पे आ गया, लास्ट में जो था देखो भाज यानी भाज के बगल में क्या है भाजक, भाजक को भाज्य बना दिए और शेषफल जो था इसको भाजक बना दिए, समझ गया, यहाँ का यहाँ आ जाता है और अंतिम वाला बगल में आ जाता है। अब इससे गुना करना है कितना बार में, इससे ज्यादा ना हो। देखो हम अभी गुना किए, एक बार में खाता है ना, एक बार में 90 को एक बार गुना किए 90 हुआ, इसमें से घटाए तो कितना बचा 45, तो लिख दिया। अब बताओ आर का मान 0 आया तो क्या लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0 कोमा दे करके, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बनाते रहना है। अब बताओ फिर इसको छोड़ देंगे, जो इसके बाद भाजक जो था इसको यहाँ पे लिखेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे, बराबर 45 था ना, तो 45 को यहाँ लिख देंगे। अब फिर 45 से गुना करो, यहाँ पे कितना बार में खाएगा 2 बार गुना करते हैं तो 90 हो जाता है, 45 गुना 90 कट गया ना, शेषफल कितना बचा 0 आ गया ना यहाँ पे। तो लिखना है यहाँ आर बराबर
जीरो आ गया, r बराबर जीरो आ गया। फिर क्या लिखेंगे, भाजक कितना आया 45। तो लिखेंगे यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक कितना आने पर 45 आने पर, 45 आने पर शेषफल कितना बचा, शेषफल जीरो प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर 45 हो जाएगा। समझा? किसको किसको यहाँ पे दिक्कत है बताओ, दिक्कत है जी किसी को नहीं है?